हेलो एवरीवन। सो आज के इस वीडियो में अगेन हम लोग आसाम सी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आज जो मैंने टॉपिक्स लिए हैं वो इस वीडियो में पूरे हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, हीट ट्रांसफर, स्पेसिफिक हीट, थर्मल कैपेसिटी, सब कुछ है इसमें। ठीक है। अच्छा, बिफोर आई स्टार्ट द वीडियो, मतलब एक चीज़ आपको बताना है कि पहली चीज़ कि आपको देखिए, ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है इसका मतलब ये नहीं कि पेपर लीक हो गया है और मैं वो क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, वो तो वो तो हरगिज नहीं है। ठीक है, तो मेन चीज़ ये है कि मैंने पेपर्स को एनालाइज किया है। ठीक है, और एनालाइज करके मैंने जो पेपर का डिफिकल्टी लेवल देखा है, ठीक है, उस डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चंस या उससे थोड़ा ऊपर के डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चंस मैं डिस्कस कर रहा हूँ चैप्टर वाइज। ठीक है, तो अगर इस लेवल के क्वेश्चंस आप करने में आपको कंफर्टेबल है तो मेरा गारंटी है कि आसाम सी का जो पेपर होगा उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो ये जस्ट एक मतलब फिनिशिंग टच है जो आपने जो प्रिपरेशन किया है। और जिनका अगर थोड़ा प्रिपरेशन फिजिक्स में वीक है तो एटलीस्ट अगर इस लेवल के क्वेश्चंस आप लोगों ने डिस्कस कर लिए, ठीक है, अगर आप लोगों ने, क्योंकि मैं जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ उसके कॉन्सेप्ट्स भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, तो वो कॉन्सेप्ट्स अगर आपको समझ में आ गया तो एटलीस्ट आप कुछ क्वेश्चंस फिजिक्स के डेफिनेटली कर पाएंगे। ठीक है, सो दैट इज द पर्पस ऑफ माई मेकिंग दीज वीडियोस। ठीक है, और आप मतलब अपने प्रैक्टिस को जारी रखने के लिए क्या कर सकते हैं कि देखिए, वीडियो में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्वेश्चंस को आप वीडियो को पॉज कर दीजिए, क्वेश्चन को खुद ट्राई कीजिए और फिर जो मैं जो सॉल्यूशन डिस्कस कर रहा हूँ उसके साथ उसको टैली करके देखिए। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? 1 ग्राम ऑफ आइस इज मिक्सड विथ 1 ग्राम ऑफ स्टीम एट थर्मल इक्विलिब्रियम, द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर इज। ठीक है, अब देखो यार, 1 ग्राम आइस है। ठीक है, टेम्परेचर कुछ बोला नहीं है, मतलब ये 0 डिग्री सेल्सियस में है। ठीक है, इट इज मिक्सड विथ 1 ग्राम स्टीम। ठीक है, इसका भी टेम्परेचर कुछ बोला नहीं है, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अच्छा देखो यार, अब स्टीम ना, स्टीम जब वाटर में कन्वर्ट होता है, स्टीम वाटर में कन्वर्ट होता है, कब होता है? 100 डिग्री सेल्सियस में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो वो हीट लूज करता है ना, या 1 ग्राम हीट, 1 ग्राम वाटर हो रहा है ना, तो मतलब जो डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट जो लूज करेगा वो हो जाएगा 1 × 540। ठीक है, सो दैट इज इक्वल टू 540 कैलोरी, 540 कैलोरी। ठीक है, अब ये जो 1 ग्राम आइस है ना, देखो, 1 ग्राम आइस को अगर वाटर में कन्वर्ट होना है, ठीक है, तो 0 डिग्री सेल्सियस में कन्वर्जन होगा। ठीक है, तो ये होगा हीट जो चाहिए इसको एब्जॉर्ब करेगा, तो वो होगा 1 × 80, सो दैट इज 80 कैलोरी, 80 कैलोरी। ठीक है, अब यहाँ जो स्टीम से जो हीट मिल रहा है ना, वो तो स्टीम अभी 100 डिग्री सेल्सियस में आया है, रिमेम्बर, और वाटर कहाँ पे है? 0 डिग्री सेल्सियस में। और अभी हीट अवेलेबल कितना है? 540। ये 540 कैलोरी से 80 कैलोरी हीट यहाँ पे चला गया। ठीक है, अब बाकी हीट तो अवेलेबल है ना। अब उस हीट का क्या होगा? देखो, अब ये वाटर 0 डिग्री सेल्सियस से अगर 100 डिग्री सेल्सियस जाना है, ठीक है, तो वाटर 1 ग्राम वाटर है, सो 1 × 1 स्पेसिफिक हीट 1 हो गया और टेम्परेचर 100 हो गया। ठीक है, यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ वो M × L, यहाँ पे भी मैंने फॉर्मूला यूज किया M × L। ये L है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है, LV। और यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वाइस का है वो 80 कैलोरी पर ग्राम। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ MS डेल्टा T, डेल्टा थीटा। ठीक है, मास इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू चेंज इन टेम्परेचर, सो ये हो गया 100 कैलोरी। मतलब 1 ग्राम आइस को अगर मैं 1 ग्राम वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस भी अगर ले जा रहा हूँ, तो मेरे को जो टोटल हीट चाहिए ना, वो 80 + 100 इज इक्वल टू 180 कैलोरी चाहिए, सिर्फ 180 कैलोरी। बट मेरे पास हीट अवेलेबल कितना है? 540 कैलोरी, 540 कैलोरी। इसका मतलब क्या है कि जो फाइनल टेम्परेचर होगा वो 100 डिग्री सेल्सियस ही होगा, 100 डिग्री सेल्सियस से कम हो नहीं सकता है, 100 डिग्री सेल्सियस से कम हो नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि मुझे सिर्फ 100 अगर मुझे आइस को मैं 180 कैलोरी हीट देता हूँ, तब आइस अपना 0 डिग्री सेल्सियस से सीधा 100 डिग्री सेल्सियस में पहुंच ही रहा है। ऑलरेडी मेरे पास स्टीम 100 डिग्री सेल्सियस पे है ही, तो इसका मतलब जो फाइनल टेम्परेचर होगा ना, वो यहाँ पे क्या होगा? 100 डिग्री सेल्सियस। फाइनल टेम्परेचर कितना होगा? 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, मतलब इस क्वेश्चन को इतना ज़्यादा करने का भी ज़रूरत नहीं है अगर आप थोड़ा सा सोचेंगे ना। मतलब लेटेंट हीट, स्पेसिफिक हीट से रिलेटेड अगर अगर आपको इन्फॉर्मेशन पता है कि लेटेंट हीट कितना है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन का वैल्यू कितना है, आइस का कितना है, वो थोड़ा नंबर्स का अगर आइडिया होगा तो आपको पता चल जाएगा कि जो फाइनल टेम्परेचर होगा वो 100 डिग्री सेल्सियस ही होने वाला है।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट शुड बी द लेंथ of steel and copper rods at 0 degree Celsius so that the length of steel rod is 5 centimeter longer than the copper rod at any temperature। अल्फा स्टील और अल्फा कॉपर दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, लेंथ ऑफ स्टील माइनस लेंथ ऑफ कॉपर, ये दिया हुआ है 5, ये दिया हुआ है 5, ठीक है। अच्छा, अब देखो लेंथ का जो मतलब ये जो मतलब चेंज इन, ये देखो इसको अगर मैं यहाँ पे डेल्टा एल एस माइनस डेल्टा एल सी करता हूँ तो ये तो जीरो हो जाएगा। मतलब डेल्टा एल एस इज इक्वल टू डेल्टा एल सी होगा। डेल्टा मतलब एक्सपेंशन, ठीक है। अब एक्सपेंशन का फॉर्मूला, बस जनरल फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा एल होता है एल अल्फा डेल्टा टी, एल अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो इसका मतलब अल्फा एस डेल्टा टी, ठीक है, एल एस अल्फा एस डेल्टा टी इज इक्वल टू एल सी अल्फा सी डेल्टा टी, ठीक है। एल सी अल्फा डी डेल्टा टी हो गया, ठीक है ना। सो इसका मतलब एल एस बाई एल सी इज इक्वल टू अल्फा सी बाई अल्फा एस, ठीक है। अल्फा सी बाई अल्फा एस, एल एस बाई एल सी, ठीक है। तो हमारे पास तो एक रिलेशन ये आ गया एल एस और एल सी का, और एक रिलेशन ये है हमारे पास, ठीक है। तो इन दोनों रिलेशन को अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें, ठीक है, देखो एल एस बाई एल सी, अल्फा एस और अल्फा सी का वैल्यू यहाँ से अगर सब्स्टिट्यूट करें तो अल्फा फॉर कॉपर, अल्फा फॉर कॉपर कितना है 1.7 इंटू 10⁻⁵, और अल्फा फॉर स्टील कितना है 1.1 इंटू 10⁻⁵, ठीक है। ये तो कैंसिल हो गया, तो ये 17/11, ठीक है। सो एल एस इज इक्वल टू एल सी टाइम्स 17/11, 17/11। तो एल एस का वैल्यू यहाँ पे आ गया। तो ये एल एस का वैल्यू अगर यहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, एल एस की जगह पे एल सी टाइम्स 17/11 माइनस एल सी इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो यहाँ से एल सी का वैल्यू निकल जाएगा, और सिमिलरली हम लोग एल एस का वैल्यू भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप करेंगे तो एल सी का वैल्यू आपका आता है यहाँ पे 9.17 सेंटीमीटर, और यहाँ पे आएगा आपका 14.17 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मतलब आपका ऑप्शन लेंथ ऑफ कॉपर रॉड, ठीक है, पहला वाला है लेंथ ऑफ, आपको क्वेश्चन पूछा है व्हाट शुड बी लेंथ ऑफ द स्टील एंड कॉपर रॉड पूछा है, स्टील एंड कॉपर। तो स्टील मतलब पहला वैल्यू होना चाहिए 14.17, पहला वैल्यू होना चाहिए, और दूसरा वैल्यू होना चाहिए 9.17, मतलब ये आपका आंसर है, ठीक है। ये वाला आंसर नहीं है, यहाँ पे गलती मत कर देना, ठीक है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, टू रॉड्स 1 and 2 have same length, same temperature difference, their thermal conductivities are K1 and K2, cross section area A1 and A2, if the rate of heat conduction in one is 4 times that in two, then, ठीक है। अब देखो रेट ऑफ हीट कंडक्शन जो बोला है, मतलब रेट ऑफ हीट फ्लो Q by T of one is 4 times rate of heat flow of two, ठीक है। अब रेट ऑफ हीट फ्लो जो होता है ना Q by T, दैट इज इक्वल टू, जनरल फॉर्मूला है K A डेल्टा T बाई L, डेल्टा T बाई L, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो सेम है, लेंथ भी सेम बोला है, ठीक है। मतलब ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी दोनों का सेम है, ठीक है। इसका मतलब जो Q बाई टी है वो प्रोपोर्शनल टू के ए है, Q बाई टी प्रोपोर्शनल टू के है, ठीक है। तो इसका मतलब आपका क्या हो जाएगा, इसके लिए आपके लिए क्या लिखोगे, K1 इज इक्वल टू, इसके लिए क्या लिखोगे 4 टाइम्स K2 A2, 4 टाइम्स K2 A2, है कि नहीं। तो इसका मतलब कौन सा रिलेशन करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, द Wien's displacement law express relation between
देखो विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या है, लैम्डा एम इंटू टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, मतलब वो बेसिकली वेवलेंथ, मैक्सिमम वेवलेंथ और टेम्परेचर के बारे में बताता है, इनके बीच में रिलेशन। ठीक है, तो देखिए रेडिएशन एनर्जी और वेवलेंथ तो नहीं हो सकता, टेम्परेचर एंड वेवलेंथ, कलर ऑफ लाइट एंड टेम्परेचर, वेवलेंथ। अब देखिए कलर, ये टेम्परेचर और वेवलेंथ देखने से लग रहा है ये हो सकता है, ठीक है, बट जो ऑप्शन है वेवलेंथ कॉरेस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम एनर्जी एंड टेम्परेचर, वेवलेंथ कॉरेस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम एनर्जी, क्योंकि लैम्डा एम क्या है, इट इज वेवलेंथ कॉरेस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम एनर्जी, और ये है टेम्परेचर। ठीक है, मतलब ये रिलेशन नहीं हो, ये नहीं है, करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। ठीक है, लैम्डा एम जो ये एम है ना वो मैक्सिमम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्टेन क्वांटिटी ऑफ वाटर cools from 70 degrees Celsius to 60 degrees Celsius in first 5 minutes and to 54 degrees Celsius in the next 5 minutes. तो टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग पूछा है। ठीक है, तो अब ये जो लॉ ऑफ कूलिंग, कूलिंग लॉ, वो अगर यूज करते हैं तो देखो 70, पहले कंडीशन में 70, 70 माइनस 60, 70 माइनस 60 टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइड बाय टाइम 5 इज इक्वल टू कूलिंग कांस्टेंट K multiplied by average temperature 70 plus 60 divided by 2 minus temperature of the surrounding, ये आपका फॉर्मूला था। ठीक है, तो ये आ गया 70 माइनस 60 10, 10 बाई 5 मतलब 2, सो 2 इज इक्वल टू के टाइम्स 70 प्लस 60 हो गया आपका 130, 130 डिवाइड बाई 2 65 माइनस टी नॉट। ठीक है, फिर सेकंड कंडीशन क्या दिया हुआ है, 60 से 54 आया, तो 60 माइनस 54 डिवाइड बाय टाइम कितना 5 मिनट्स इज इक्वल टू कूलिंग कांस्टेंट के। ठीक है, फिर 60 प्लस 54 डिवाइड बाय 2 माइनस टी नॉट, माइनस टी नॉट, सो 60 माइनस 54 ये हो गया 6, 6 डिवाइड बाय 5 मतलब 1.2 इज इक्वल टू के। ठीक है, 60 डिवाइड 60 प्लस 54, 60 प्लस 54 114, 114 डिवाइड बाई 2 मतलब 57, तो ये हो गया 57 माइनस टी नॉट। ठीक है, तो हमारे पास अभी एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है। ठीक है, दो इक्वेशन है और दो ही अननोन है, एक के है और एक टी नॉट है, तो हमको टी नॉट का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग कैलकुलेशन कर लेना अपने आप यार, तो टी नॉट का वैल्यू आपका आएगा 45 डिग्री सेल्सियस, 45 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, मतलब ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कंप्रेसिव फोर्स F is applied at the two ends of a long thin steel rod. It is heated simultaneously such that its temperature increases by delta T. The net change in its length is 0. Let L be the length of the rod, A is the cross-sectional area, Y is the Young's modulus, and alpha is the coefficient of linear expansion. Then F is equal to, ठीक है, तो बेसिकली देखो यार यहाँ पे इतना सब कुछ पढ़ने के बाद आपको ये अंदाजा होना चाहिए कि जो क्वेश्चन है ना, दिस इज अबाउट थर्मल स्ट्रेस, थर्मल थर्मल स्ट्रेस। ठीक है, तो थर्मल स्ट्रेस, यंग्स मॉडुलस क्या होता है, यंग्स मॉडुलस होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, मतलब ये जो स्ट्रेस है यही थर्मल स्ट्रेस की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हमको जो थर्मल स्ट्रेस है, थर्मल थर्मल स्ट्रेस वो क्या हो जाएगा, वो इक्वल टू वाई इंटू स्ट्रेन होगा, वाई इंटू स्ट्रेन। ठीक है, मुझे फोर्स चाहिए, अब थर्मल स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स बाय एरिया, फोर्स बाय एरिया, तो इसका मतलब फोर्स इज इक्वल टू वाई इंटू स्ट्रेन इंटू ए। ठीक है, अब स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन होता है डेल्टा एल बाय एल। ठीक है, डेल्टा एल बाय एल, और डेल्टा एल बाय एल कैसे निकालोगे, डेल्टा एल इज इक्वल टू एल अल्फा डेल्टा टी होता है, तो इसका मतलब डेल्टा एल बाय एल इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी होगा। ठीक है, ये स्ट्रेन हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, वाई अल्फा डेल्टा टी इंटू ए, वाई अल्फा डेल्टा टी इंटू ए, मतलब कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं, कंसिडर टू इंसुलेटिंग शीट्स विथ थर्मल रेजिस्टेंसेस R1 एंड R2। ठीक है, द टेम्परेचर थीटा, थीटा चाहिए। ठीक है, तो मान लेते हैं कि थीटा 1 जो है ग्रेटर देन थीटा 2 है, मतलब जो हीट है वो यहाँ से ऐसे आ रहा है। ठीक है, तो हीट अगर आ रहा है तो इसका मतलब यहाँ से जो हीट आ रहा है वही हीट यहाँ पे जाएगा, सेम हीट जाएगा,
ये सीरीज में है, ठीक है, ये सीरीज में है, तो इसका मतलब सीरीज में सेम हीट फ्लो करता है, सेम हीट करंट, सेम हीट करंट, दोनों से सेम हीट करंट फ्लो करेगा, ठीक है। तो सेम हीट करंट अगर फ्लो कर रहा है तो इसका मतलब, अब हीट करंट का फॉर्मूला क्या है, देखो, हीट करंट, करंट का फॉर्मूला मालूम है, करंट, नॉर्मल करंट जो इलेक्ट्रिक करंट, वो होता है पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, होता है। तो हीट करंट जो होगा वो होगा टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइड बाय थर्मल रेजिस्टेंस, डिवाइड बाय थर्मल रेजिस्टेंस। फॉर्मूला एक जैसा है कि नहीं है, फॉर्मूला एक जैसा है, ठीक है। सो टेम्परेचर डिफरेंस कितना हो गया, θ1 माइनस थीटा डिवाइड बाय R2, ठीक है, यहाँ पे R2 दिया हुआ है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू थीटा माइनस θ2 डिवाइड बाय R1, ठीक है, थीटा माइनस θ2 डिवाइड बाय R1। तो इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो थीटा का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप कैलकुलेशन करके देख लेना, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। खाली यहाँ पे देखो, मेरे ख्याल से मतलब यहाँ पे एक क्वेश्चन मिसप्रिंट है कि ये जो है ना, ये θ1 यहाँ पे दिया हुआ है ना, यहाँ पे θ1 है, तो ये R1 होना चाहिए, ठीक है, ये R2 होना चाहिए। तो मतलब यहाँ पे आपका हो जाएगा ये R1, ये हो जाएगा R2, ठीक है। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो देखने से ही लग रहा है θ1 R2 आना चाहिए, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। बेसिक चीज़ें देखो यहाँ पे यही है कि हीट करंट ऊपर से जो आएगा ना यहाँ से, ये हीट करंट यहाँ से अगर जाएगा तो सेम हीट करंट यहाँ फ्लो करेगा, ठीक है, रास्ता यहाँ से आने का रास्ता एक ही है, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ स्लोप्स ऑफ पीवी ग्राफ्स फॉर एडियाबैटिक एंड आइसोथर्मल, ठीक है। अब देखो, पीवी ग्राफ जो होता है उसका जो स्लोप होता है ना डीपी बाई डीवी, ठीक है, अगर एडियाबैटिक है तो वो है माइनस गामा टाइम्स पी बाई बी, और dp by dv for isothermal process it is माइनस पी बाई बी, माइनस पी बाई बी, ठीक है। तो इन दोनों का अगर रेशियो निकालते हैं तो रेशियो कितना होगा, गामा ही होगा, एडियाबैटिक बाय आइसोथर्मल, है कि नहीं। तो मतलब ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइक्लिक प्रोसेस इज शोन, ठीक है, वर्क डन ड्यूरिंग आइसोबैरिक एक्सपेंशन। तो देखो यार, ये एक्सिस प्रेशर का एक्सिस है, ये प्रेशर है, तो आइसोबैरिक एक्सपेंशन मतलब प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए, एक्सपेंशन होना चाहिए, तो ये वाला पार्ट है, ये प्रेशर इसमें कांस्टेंट है और एक्सपेंशन हो रहा है, तो मतलब वर्क डन इस पार्ट, इस ए बी निकालना है, वर्क डन अंडर ए टू बी। तो वर्क डन अगर इसके पार्ट पे निकालना है तो मतलब हम लोग को ये वाला पार्ट का एरिया चाहिए होगा, है कि नहीं। सो वर्क डन फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू पी डेल्टा वी, पीवी ग्राफ है ना, तो पी डेल्टा वी होगा। तो प्रेशर कितना है, प्रेशर है 2 × 10⁻², ठीक है, और यहाँ से यहाँ पे वॉल्यूम कितना चेंज हुआ, वॉल्यूम चेंज हुआ 2, ठीक है। तो मतलब 400 जूल, मतलब ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू आइसोथर्मल कर्व्स आर शोन इन द फिगर एट टेम्परेचर T1 एंड T2, विच ऑफ द रिलेशन इज करेक्ट। मतलब T1 T2 में से कौन बड़ा छोटा है, इक्वल है, क्या पूछा है, ठीक है। तो यार देखो यार, यहाँ पे अगर मैं ये वैल्यू देखूं तो T1, तो ये T1 के लिए है, ये T2 कर्व नीचे की तरफ है, T1 ऊपर है, ठीक है। तो किसी भी वैल्यू का मतलब T1 के लिए हम लोग P और V का वैल्यू, या V और P का वैल्यू T2 के वैल्यू से बड़ा होगा। टेम्परेचर T1 में प्रेशर आके ऊपर है, ठीक है, वॉल्यूम ये है, तो यहाँ पे ये देखें, ये प्रेशर यहाँ पे है, तो ये प्रेशर तो इस प्रेशर से छोटा है ना। तो T2 नीचे है, T1 ऊपर है, तो इसका मतलब P और V का वैल्यू T1 के लिए ज्यादा होगा, ठीक है। अब पीवी जो है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, आइडल गैस, ठीक है। तो अगर पीवी का वैल्यू ज्यादा है तो टेम्परेचर भी ज्यादा होगा, तो इसका मतलब T1 जो होगा वो T2 से ज्यादा होगा, T1 इज ग्रेटर देन T2, मतलब ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। व्हेन एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर, fraction of heat energy supplied which increases the internal energy, fraction of heat supplied which increases the internal energy। अब देखो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या था,
डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, ठीक है। मोनोटॉमिक गैस बोला है, ठीक है। सो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा यू इज इक्वल टू एफ बाई टू एन आर डेल्टा टी होता है, ठीक है। मोनोटॉमिक गैस बोला है मतलब एफ इक्वल टू 3, सो मतलब ये 3/2 एन आर डेल्टा टी प्लस पी डेल्टा वी भी तो एन आर डेल्टा टी होगा, ठीक है। तो इसका मतलब डेल्टा क्यू इज इक्वल टू 5/2 एन आर डेल्टा टी हो गया, ठीक है। आपको पूछा है फ्रैक्शन ऑफ हीट एनर्जी सप्लाइड विच इंक्रीजेस द इंटरनल एनर्जी, मतलब मुझे निकालना है डेल्टा यू बाई डेल्टा क्यू, ठीक है। डेल्टा यू हो जाएगा 3/2 एन आर डेल्टा टी, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया 5/2 एन आर डेल्टा टी, ठीक है। तो बाकी सब टर्म तो गए, कैंसिल हो गए, तो बचा क्या, 3/5, 3/5, ठीक है ना। तो मतलब करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन क्या होगा, 3/5, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Cannot engine, next question, a Cannot engine has an efficiency of 1/6. When temperature of the sink is reduced by 62 degrees Celsius, its temperature is doubled, ठीक है। its efficiency is doubled. Temperature of the source and sink पूछा है, ठीक है। तो efficiency है 1/6 is equal to 1 minus T sink by T source, ठीक है। अब जो बोला है कि when the temperature of the sink is reduced by 62 degrees Celsius, efficiency is doubled, मतलब 1/6 था तो 2/6 हो गया, is equal to 1 minus T sink minus 62 डिवाइड बाय T सोर्स, ठीक है। अब तो ये दो इक्वेशन है और दो ही अननोन है, ठीक है। दो इक्वेशन दो अननोन, सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये अगर सिंप्लीफाई करोगे तो टी सोर्स जो आएगा ना, टी सोर्स वो आ जाएगा 372 केल्विन, और टी सिंक आएगा 310 केल्विन। 310 केल्विन मतलब हो गया 37 डिग्री सेल्सियस, और 372 मतलब हो गया 99 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो सोर्स का हो गया 99, सिंक का हो गया 37, ठीक है। सोर्स का हो गया 99, सिंक का हो गया 37, मतलब ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे देखो कैनॉट इंजन का फॉर्मूला ही मैंने यूज किया है और कुछ नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। A rigid diatomic ideal gas undergoes an adiabatic process at room temperature. The relation between temperature and volume for the process is TV power x is equal to constant. तो x पूछा है, ठीक है। अब देखो यार, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए हमारे पास जो स्टैंडर्ड इक्वेशन था ना, स्टैंडर्ड इक्वेशन वो कुछ ऐसा था, मतलब टी वी गामा माइनस वन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। टी वी गामा माइनस वन इक्वल टू कॉन्स्टेंट। डायटोमिक पूछा है, डायटोमिक यहाँ पे दिया हुआ है, तो गामा इज इक्वल टू होता है 1+2/f, गामा इज इक्वल टू 1+2/f, एफ हो गया डिग्री ऑफ फ्रीडम, डायटोमिक है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, 5 होगा, सो 1+2/5 मतलब हो गया 7/5, ठीक है। तो गामा का वैल्यू 7/5, सो टी वी 7/5 माइनस वन, ये कांस्टेंट हो गया, ठीक है। तो टी वी मतलब 7/5 माइनस वन मतलब 2/5, सो 2/5 टी वी पावर 2/5 इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। मतलब ये जो गामा, मतलब ये जो एक्स की जगह पे 2/5 आ रहा है, एक्स की जगह पे 2/5 आ रहा है, यही तो निकालना है। तो मतलब ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर ए गिवन गैस एट 1 एटमॉस्फेयर RMS स्पीड of the molecules is 200 meter per second at 127 degrees Celsius. At 2 atmospheric pressure at 227 degrees Celsius, RMS speed of the molecules will be, ठीक है। अब देखो यार, VRMS जो होता है ना, VRMS वो हो गया आपका 3R T/M, 3R T/M। मतलब जो RMS स्पीड है ना, वो आपका किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। वो आपका टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। बाकी कुछ फैक्टर्स तो यहाँ पे प्रेशर के बारे में तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं, ठीक है। सो वी आर एम एस जो अननोन है, एक्स डिवाइड बाई वी आर एम एस जो गिवन है इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, ठीक है, 227 डिग्री सेल्सियस मतलब केल्विन में कितना हो जाएगा, 500, ठीक है। 127 डिग्री सेल्सियस मतलब 400, ठीक है। तो वी आर एम एस एक्स इज इक्वल टू वी आर एम एस जो गिवन था वो कितना था, 200, सो 200 मल्टीप्लाइड बाई
5/4, ठीक है। सो दैट इज 200 √5, स्क्वायर रूट ऑफ 4 मतलब 2 हो गया, सो मतलब 100 √5, 100 √5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो मतलब ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए थर्मली इंसुलेटेड वेसल contains an ideal gas of molecular mass m, ratio of specific heat gamma, moving with speed v and is suddenly brought to rest, assuming no heat is lost to the surrounding, its temperature increases by, तो हीट लॉस तो हो ही नहीं रहा, तो इसका मतलब जो वर्क डन है ना, वर्क डन, इट इज, वर्क डन इज कन्वर्टेड इनटू, या वर्क डन या फिर जो मतलब काइनेटिक एनर्जी है, दैट इज बेटर, वो जो मूव कर रहा था उसका काइनेटिक एनर्जी था। तो जो काइनेटिक एनर्जी है ना, काइनेटिक एनर्जी वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, वो इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, वो इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, बाहर तो जा नहीं रहा है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी हो गया हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा, आर बाई गामा-1 डेल्टा टी, आर बाई गामा-1 डेल्टा टी, ठीक है। सो डेल्टा टी यहाँ से आ गया, डेल्टा टी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर, एम वी स्क्वायर गामा-1 डिवाइड बाई ट्वाइस आर, इतना केल्विन, ठीक है। मतलब ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन हीट Q is supplied to a diatomic gas of rigid molecule at constant volume, its temperature increases by delta T. The heat required to produce the same change in temperature at constant pressure, ठीक है। मतलब डेल्टा क्यू एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इसका फॉर्मूला था एन सी वी डेल्टा टी, ठीक है। डेल्टा क्यू एट कांस्टेंट प्रेशर का फॉर्मूला था एन सी पी डेल्टा टी, ठीक है। अब ये क्वांटिटी क्वेश्चन में बोला है कि जब कांस्टेंट वॉल्यूम में सप्लाई कर रहे हैं ना, तो वो जो है वो क्यू है, वो क्यू है, ठीक है। अच्छा, अब इन दोनों को अगर हम लोग डिवाइड करें तो Q बाई डेल्टा क्यू पी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एन सी वी डेल्टा टी डिवाइड बाई एन सी पी डेल्टा टी, ठीक है। सो डेल्टा टी एन एन कैंसिल हो गया, सी वी बाई सी वी मतलब 1/गामा, 1/गामा, तो मतलब डेल्टा क्यू एट प्रेशर इज इक्वल टू क्यू टाइम्स गामा, क्यू टाइम्स गामा, ठीक है। अब ये डायटोमिक बोल रहे हैं, तो डायटोमिक मतलब गामा इज इक्वल टू 1+2/f, टू डायटोमिक मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 हो गया, सो मतलब ये 7/5 हो गया, सो मतलब दिस इज क्यू टाइम्स 7/5, क्यू टाइम्स 7/5, मतलब कौन सा होगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो तो ये कुछ क्वेश्चंस थे रिलेटेड टू दिस टॉपिक ऑफ हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स पार्ट। होप दिस वीडियो बेनिफिट्स यू इन योर प्रिपरेशन, माय बेस्ट विशेस।